बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल के आज के प्रोग्राम में हम आपके पास हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले 2 लेक्चर से इनकम टैक्स रिटर्न 2023 के ऊपर हम सर मंशस खेरा साहब की बातों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आज भी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मोहतरम आसिफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा तमाम हाज़िर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से पहले 2 पार्ट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। सर मंशस खेरा साहब की प्यारी और बड़ी मुफीद गुफ्तगू उसके अंदर रिटर्न किसने फ़ाइल करनी है, कब करनी है, रिवीजन, वेल स्टेटमेंट, चीज़ें बहुत सारी। और पिछला जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो वेल स्टेटमेंट, उसकी प्रैक्टिकल फाइलिंग और उसके इश्यूज़ के ऊपर था। आज का हमारा जो मेन क्रक्स है वो इनकम टैक्स रिटर्न की प्रैक्टिकल फाइलिंग, हेडवाइज उसका सारा तारफ़। और इसमें हाज़िर मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी सवाल हो तो आप वो साथ साथ ही करते जाइएगा। अगर सैलरी का हेड चल रहा है या प्रॉपर्टी का चल रहा है, कोई क्वेश्चन हो तो उसी के अंदर साथ साथ वो कवर होता जाएगा। तो प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा सर मंशस खेरा साहब से तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने ख्यालात से मुस्तफ़ीज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, आज हमारा जो थर्ड पार्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 2023 है, तो इसमें हम प्रैक्टिकल जो फिलिंग है रिटर्न तो उसको देखेंगे। सबसे पहले हम जो हेड हैं, हेड ऑफ सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, उनके रेलिवेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो SRO आया है उसमें क्लासेस ऑफ रिटर्न्स कौन कौन सी हैं, तो फिर 1 बाई देख लें। उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, सारा एरिया कवर करेगी, उसकी आप जो ऑनलाइन फाइलिंग है उसको हम चेक कर लेंगे। जी बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर कंपनी, तो कंपनी की क्योंकि ड्यू डेट जो है वो आपकी एक तो दिसंबर में है, जिनका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है या टैक्स ईयर एंड होता है बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी टू जून, तो उनकी उसमें जिसका फर्स्ट जो प्रीवियस पार्ट है जुलाई 1 डे लेके 31 दिसंबर तक, उनका आपने सितंबर में फाइल करनी, स्पेशल जिन पे टैक्स ईयर अप्लीकेबल है। तो कंपनी की हम रिटर्न जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होगी, वो फिर देखेंगे। आज हम AOP वाली जो है इसमें सारे बिजनेस वाले एरियाज होंगे वो देखेंगे और बिजनेस इंडिविजुअल की देखेंगे। इस तरह सैलरी वाले हैं, उनकी सैलरी इंडिविजुअल सिर्फ सैलरी इनकम है तो उनकी रिटर्न लाता है, फॉर्मेट हम देख लेते हैं, फिलिंग हम उसकी करेंगे। इस तरह लेक्टर SME है, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री जो कंपनी है, जो इंडस्ट्रीज हैं, तो उनकी 250 मिलियन या 100 से उनकी सेपरेट है। इसी तरह रेजिडेंट ओरिजिनेट की अलहदा है, इलेक्ट्रॉन रिटेलर की अलहदा है, इलेक्ट्रॉन फाइलिंग और नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट इनकी स्पेशल रिटर्न है। ये जब आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर के लिए अलग है। तो अब हम सेक्शन देख लेते हैं, सैलरी में आ जाएं, पहले इनकी रिटर्न नहीं देख लें अलग। एक सवाल वजाहत करते जाएं। जी, दोस्त पूछते हैं कि मैं सैलरीड हूँ, अब प्रेस्क्राइब सैलरी की रिटर्न डिफरेंट है, एक कॉमन सब के लिए अवेलेबल है, तो क्या मैं कॉमन रिटर्न फाइल कर सकता हूँ सैलरी के बजाय? तो लीगली दुरुस्त है। पहली बात यह है कि जब प्रेस्क्राइब इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म कह दिया, जो रिटर्न की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आपके लिए जब एक प्रेस्क्राइब सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कोई आपके लिए प्रेस्क्राइब फॉर्म कर दिया है तो वही आप फिल करें, दूसरे वाला फिल ना करें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहाँ आपने रिटर्न की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिटर्न ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स। तो सेक्शन 34 और सेकंड शेड्यूल में इस SRO ने सेपरेटली हर एक के लिए वो डेफिनेशन थी, उसमें लिखा हुआ था FBR डिफरेंट पर्सन के लिए, डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन के लिए डिफरेंट प्रेस्क्राइब कर सकता है। जब डिफरेंट प्रेस्क्राइब्ड है तो उसने वही फाइल करनी, दूसरी फाइल करेगा तो मिस क्लासिफिकेशन भी होगी,
और मिस फाइलिंग भी होगी, क्योंकि आपके लिए वो फॉर्म है ही नहीं, तो आप कंपनी वाला फिल कर दें, ऐसे समझ लें। आप इंडिविजुअल हैं तो आप कहने मैं कंपनी वाला फिल कर रहे हैं, तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या आप इंडिविजुअल हैं, आप कहें जी मैं तो AOP वाला फाइल कर देता हूँ, सैलरी वाला बिजनेस फाइल करता हूँ, बिजनेस जब के है ही नहीं। तो जो आपकी रेलेवेंट है आप पहले एनालिसिस करें कि आपकी सैलरी है, सैलरी के भी डिफाइन है 75% से अबव है तो आपकी सैलरी है, तो इनकम को आप देखें कि 75% से अबव वाली है तो सैलरी कम है, तो फिर बिजनेस इंडिविजुअल में आप चले जाएंगे। इसी तरह बाकी वाली भी आप देख लेंगे कि रिटेल वाली कौन से है, SME आप इंडस्ट्री में फॉल करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखें, उसमें फॉल करते हैं, उसी को फिल करें, फिर आप दूसरी ना करें। या फिर आप दूसरी को, अगर सपोज SME की प्रेस्क्राइब है, आप उसको नहीं फिल करते, दूसरी का, इट मीन्स आप यू आर नॉट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ SME। आप खुद कह रहे हैं मैं SME नहीं हूँ, ठीक है, करनी तो कर लें, लेकिन आप फिर SME वाले बेनिफिट नहीं ले सकते। क्लियर जी? बहुत बड़ा इसमें इशू आता है सैलरी में, स्पेशली वेल्थ स्टेटमेंट पूरी नहीं आती, सब रिकॉन्सिलेशन का उसलिए यूजुअली आज भी एक मेरे पास आया हुआ था, उसको नोटिस आ गया, उनका ये आपने तो आपने ये एसेट खरीदे हुए हैं, जैसे आपका MIS है या इंक्वायरी है, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं जी आपने ये भी एसेट खरीदा, ये भी खरीदा। जब सैलरी वाले में तो टोटल अमाउंट लिखी हुई है, पिछले साल टोटल क्या थी, इस साल क्या थी, तो अब इसमें ब्रेकअप, उसका ब्रेकअप देना है कि नहीं देना। एक तो ये, अगर आप देना चाहते हैं, आपके सारे एसेट्स हैं आपके पास, तो आप अटैचमेंट बनाएं पूरी उसके एसेट्स लाइबिलिटी की, साथ रिकॉन्सिलेशन ला के साथ अटैच कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्यों शो करूं, जब वो कोई नोटिस देगा तो उस वक्त बना लूँगा, टोटल मेरे पास है, टैली टोटल से कर लूँगा, तो आज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने आपको क्लाइंट को सेफ रखे हैं आप, तो उसके लिए आपके पास टोटल्स हैं, तो दरमियान में को पिछला साल भी टोटल है, एडिशन भी आपके पास है, उसके मुताबिक आप मैनेज कर लें। जब आपको नोटिस आए तो आप कहें जी मैं सैलरी दूँ, ये मेरी सैलरी जो है अबव देन 75% है, इसलिए मेरे लिए वो वेल्थ स्टेटमेंट या वो रिटर्न जिसके साथ वो है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, मैं ये रिक्वायर्ड हूँ और मैंने ये फाइल की है। इसमें अगर आप केस ला देखना चाहते हैं तो कराची हाई कोर्ट का एक केस ही है, जिसमें जब फॉरेन एसेट लाइबिलिटी आए थे 2017 में, तो वहाँ पहले प्रेस्क्राइब फार्म नहीं था, तो उन्होंने प्रेस्क्राइब फार्म में कॉलम फिर डाला, तो उसमें जब केस बने तो आप उन्होंने कहा फॉरेन वेल्थ नहीं शो होगी। ओ ना भाई, मैंने तो प्रेस्क्राइब रिटर्न देनी, तो प्रेस्क्राइब में कॉलम तो लिखना था ना, मैं लिखते तो फाइल करता, आपने लिखा नहीं तो मैं क्यों करूँ। तो कराची हाई कोर्ट के भी जब प्रेस्क्राइब, एक चीज़ ही प्रेस्क्राइब पे फाइल करनी है, प्रेस्क्राइब फार्म, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, नेक्चर स्टेटमेंट, जब आपने कर दिया आपका फॉल्ट, तो मैं आई कैन नॉट पिनलाइज फॉर द फॉल्ट ऑफ द FBI ने कहा ये प्रेस्क्राइब ये चीज़ देनी, मैं तो और कैसे दे सकता हूँ, वहाँ है ही नहीं। अब मैं अगर लिखूँ तो आप कहें ये मिसक्लासिफिकेशन है, आपके 122 लगता है, 5 लगता है, तो आपने कैसे मेंशन किया, इसमें तो था नहीं, तो इसलिए मैं क्यों एडिशनल चीज़ दूँ, जिसके लिए आपने जिस साल से प्रेस्क्राइब कर दिया है उस साल से मैं दे रहा हूँ। तो इसलिए जो चीज़ें आपको हैं उसके मुताबिक ही दें, एडिशनल ना दें। जब वो मांगे आपसे तो आप इन राइटिंग उसका, इस SRO का रेफरेंस, चौथी का रेफरेंस, रिटर्न का रेफरेंस दे के लेटर लिख के दें कि जी मेरे पे वो अप्लीकेबल नहीं जो आप मांग रहे हैं, तो वो मेरे पे अप्लीकेबल होता था मेरे, क्योंकि मुझे इम्यूनिटी दी गई है फ्रॉम रेगुलर रिटर्न से, तो मैं क्यों ना रेगुलर वो क्यों ना अवेल करूँ, वो मुझे वेस्टेड राइट है मेरा, मुझे फाइल करना, वो दूसरी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर एक के लिए वेल्थ स्टेटमेंट 116A में भी प्रेस्क्राइब फार्म है, तो मेरे लिए ये है तो मैं यही फिल करूंगा ना, जिसके लिए इंडिविजुअल एसेट वाला, लायबिलिटी वाला है वो करेगा, तो आपको रिक्वायर्ड नहीं, इसलिए आप फाइल नहीं करें। क्लियर जी? नेक्स्ट बेटा, ये नहीं है, ये और है, इसको ये है विद रिगार्ड टू, ये अभी इन्होंने केस खोला था। पहले हम देख लें इनकम फ्रॉम सैलरी जो है 12 से 14 है, सैलरी के सेक्शन देख रहे हैं 15, ये 15 से 16 है, वो 18 से 36 है, 37, 38 है और 39 से 40 है। नेक्स्ट क्या, ये रजीम है आपकी नॉर्मल टैक्स रजीम और मिनिमम टैक्स रजीम, फाइनल टैक्स रजीम, फिक्स टैक्स रजीम, सेपरेट ब्लॉक टैक्स रजीम। आगे हम इसको देख, फिक्स टैक्स रजीम की कोई मिसाल क्या हो सकती है, और सेपरेट ब्लॉक जब आता है तो इसका नॉर्मल वो होती नॉर्मल है, लेकिन हम उसको सिर्फ टैक्सेशन, जो सेपरेट ब्लॉक वाली है वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनती है, टोटल टैक्सेबल बनती है। टैक्सेबल इनकम के आगे हम
सेपरेट पार्ट बना देते हैं, एक नॉर्मल एक सेपरेट ब्लॉक के लिए सेपरेट लेन लगा देते हैं, जैसे कैपिटल गेन वाले हैं 7E है, या पार्ट बनते हैं तो रेट अलग उसका लग जाता है, इसलिए उसको कहते हैं सेपरेट ब्लॉक। फिक्स और फाइनल वाले जो वो फाइनल वाली है वो वाली अगर वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती तो वो अलहदा ही एक चीज़, जैसे आपकी एक्सपोर्ट है प्रोसीड, वो अब उस पर 1% है तो वो उसके लिए इनकम का वो टैक्सेबल में आती ही नहीं है, तो इसलिए एग्जेम्प्ट इनकम सेपरेट और फिक्स वाली जो है अगर वो इनकम का पार्ट नहीं बनती तो सेपरेट होगी, उसका पार्ट टैक्सेबल का पार्ट ही नहीं बनती वो ना, वो टैक्सेबल की डेफिनेशन में ही फाल नहीं करती। जैसे 5 हेड हैं हमारे, हेड में हम टोटल इनकम की आगे सेग्रीगेशन करेंगे, जो एग्जेम्प्ट है एग्जेम्प्ट जब भी हर हेड को देखें तो पहले लिखा होगा टैक्स चार्जेबल अदर देन एग्जेम्प्ट, तो जब आप सेक्शन 4 में पढ़ेंगे तो वहाँ टैक्सेबल डेफिनेशन या 9-10 सेक्शन है, उसमें जो फाइनल डिस्चार्ज वाली है वो तो रिसीट है, वो तो इनकम है ही नहीं, इसलिए वो एक्सक्लूडेड है टैक्सेबल इनकम। हर हेड में जो नॉर्मल या मिनिमम है या सेपरेट ब्लॉक वाली इनकम है वो ऐड करेंगे जो टैक्सेबल का पार्ट बनेगी, बाकी जो एग्जेम्प्ट वाली है या फाइनल वाली है वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं, टोटल का पार्ट है, टोटल में से नॉर्मल मिनिमम जो उसका पार्ट है टैक्सेबल का वो निकाल देंगे, बाकी वो हेड में आएंगे, वो आगे आप देखते हैं तो डिस्कस करते हैं। जैसे भट्टे में 12,000 रुपये लगा दें आप, ठीक है ये फिक्स टैक्स है, कोई भी जैसे ये रिटेलर वाली है, ठीक है ये फिक्स टैक्स है, आप 2,000 रुपये दे दें साल का, बिजली के बिलों में दे दें, ये इसको कहते हैं फिक्स टैक्स। अब ना इनकम ना कुछ आप टैक्स दे दिया आप, ठीक है ना, कोई प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं, तो फिक्स टैक्स आपने दे दिया, वो फिक्स टैक्स, अब वो टैक्सेबल इनकम तो नहीं कैलकुलेट होगी ना, ठीक है, सेपरेट ब्लॉक में इनकम कैलकुलेट होगी और इनकम पे जब टैक्सेबल में टोटल में टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी, अब टैक्स पर रेट के लिए सेपरेट करेंगे उसको, बाकी पे नॉर्मल जो भी आपका बनता है 5-10 ये वो, और उस इनकम पे आपका उसके मुताबिक, जैसे कैपिटल गेन पे है तो 1 साल की होल्डिंग है तो रेट दूसरे का ये है, तो उसमें से पहले ऐड करके निकाल लेंगे, निकाल के रेट पर्पज के लिए लहदा उस पर कैलकुलेट कर लेंगे और रिमेनिंग पे लहदा करेंगे, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी लहदा कर देंगे, फिर टोटल पे टोटल आ गई, चलिए जी, इसलिए ये सेपरेट बात समझ रहे हैं, ये सेपरेट है। फिक्स मीन है एक लमसम बिजली के बिल में 2,000 दे दो भाई, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, कोई शायद सीधा ही एक फिक्स टैक्स, ये वाला फिक्स टैक्स है। तो फाइनल डिस्चार्ज वाला जो विद होल्डिंग होती है और डीम किया जाता है उसका हम वर्किंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन टैक्सेबल में शामिल नहीं होता, टोटल के वाइट मनी में वेल्थ में वहाँ शामिल होगा लेकिन टैक्सेबल के पार्ट में नहीं होगा। इस तरह एग्जेम्प्ट इनकम है वो भी टैक्सेबल में पार्ट नहीं होगा, वो अलहदा होगा, इनकम प्रॉफिट में आएगा, वेल्थ में जाएगी वो अमाउंट, लेकिन यहाँ टैक्स पर्पज के लिए टैक्स कैलकुलेशन के लिए नहीं होगी, टैक्स लायबिलिटी में उसका अमाउंट होगी और टैक्सेबल इनकम में नहीं होगी, क्लियर जी, उसकी अलग फिर विद होल्डिंग आप देंगे। तो इस तरह मिनिमम वाला भी एमटीआर जो है ये आप उसमें ही शामिल करेंगे, एंड पे लाके सेग्रीगेट करेंगे और उसकी इनकम पे देखेंगे एवरेज टैक्स उस पर कितना है और इस पर कितना है, फिर उसको कंपैरिजन करेंगे कि मिनिमम कितना है। अगर आपका एक्चुअल टैक्स उस पर कम बनता है तो मिनिमम आपको देना है, अगर ज़्यादा बनता है तो फिर आप मिनिमम भी ठीक है, क्लियर जी। इस तरह उसको आपको उसके परफॉर्म हम फिल कर लेंगे। तो ये रिजीम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आगे हम रिटर्न में भी देखेंगे। आगे जो ये आगे ये जो हेड हमने देखे, उसके बाद ये टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट टोटल देंगे, टोटल में आप फाइनल फिक्स और वो देंगे और एग्जाम्प्ट देंगे, उसके बाद आप देंगे नॉर्मल एमटीआर। तो उसमें से ये डायरेक्ट डिडक्टेबल अलाउंसेस आप लेस करेंगे तो फिर टैक्सेबल इनकम निकलेगी। फिर टैक्स पे हम सेपरेट करके चार्जेबल टैक्स निकाल लेंगे, सेपरेट वाले अलहदा, नॉर्मल वाले अलहदा और टोटल मिनिमम वाले अलहदा, वो सारे कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी। ये आगे आगे चले बेटा, आप रिटर्न पे आ जाओ, ऑनलाइन खोल लें। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है बेसिकली जो रिटर्न है ये समरी है ऑल द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। सारे ऑर्डिनेंस का आप स्टडी जो है रिटर्न से ही कर सकते हैं। तो पहले जैसे सैलरी के सेक्शन है, चार्जिंग के सेक्शन है, सैलरी की टैक्सेबल इनकम है, टोटल इनकम है, तो उसके बाद आपके डिडक्शंस हैं, हेड है, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन, उसके सारे सेक्शन है। फिर उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंसेस है, कैलकुलेशंस है, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस हैं, लॉसेस के बाद फिर आपके डिडक्शंस हैं, टैक्स क्रेडिट हैं, विद होल्डिंग्स हैं, विद होल्डिंग के बाद वर्किंग ऑफ लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बाद फिर आपकी टैक्स जो एडमिटेड लाइबिलिटी है, रफ
फंड है या वो है, वो सारे ऑलमोस्ट जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे आप आते हैं। तो वो हम हर एक का अलग-अलग देख लेते हैं। फिर कुछ जो अकाउंटिंग को हम रिकंसाइल करते हैं विद द टैक्सेशन। सबसे पहले जहाँ कहीं अकाउंट्स होंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट की सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वो ऐड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, और जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो वहाँ तक फिलिंग करेंगे। अब फिलिंग के बाद हम एक्सपेंस को और जो इनकम साइड पे यूजुअली ट्रेडिंग अकाउंट में जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ सिर्फ इनकम की दो क्लासिफिकेशन होती है, एक नॉर्मल जो आपकी सेल्स पिच है, एक अदर्स। तो अदर में आपका रेंटल इनकम भी वहाँ हो सकती है, अदर में डिविडेंड भी होता है, प्रॉफिट ऑन डेट भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। यहाँ फिर अदर वाले को वहाँ क्योंकि नेट प्रॉफिट में वो एडेड है उसको पहले लैदा करेंगे, उसको उसमें से निकाल के तो बाकी कौन सा रह जाएगा। इस तरह लॉसेज होगा तो दूसरी साइड पे होगा, उनको ऐड बैक करके वो बिजनेस वाला प्रॉफिट लैदा कर लेंगे। क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी वाली है तो प्रॉपर्टी इनकम आपने शो की है, तो नेट प्रॉफिट में तो प्रॉपर्टी इनकम है, डिविडेंड भी है, दूसरी भी है, सारी है नेट में फिर उसको लेस कर देंगे, लेस करके उसको अपने हेड में लेके जाएंगे। यहाँ से लेस हो गया, बिजनेस रहेगी, बाकी ये वो अपने हेड में चलेगी। अपने उसके रिलेटेड एक्सपेंस यहाँ कहीं पड़े हैं वो भी पोर्शन करके वो भी इधर से लेके चले जाएंगे। इधर हमने उसको कम किया हुआ है उसको भी इसको लेस कर देंगे, उसके रिलेटेड एक्सपेंस जो है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस इसके नहीं है तभी वो बिजनेस इनकम सही आएगी ना। यहाँ से उसको निकाल के हम उसमें ले जाएंगे। हर हेड में उन्हीं दो हेड को, इनकम को और एक्सपेंस को 5 हेड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यूजुअली सैलरी का नहीं होता, बाकी 4 में हम कर देंगे। प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ से निकाल के नेट प्रॉफिट में से प्रॉपर्टी के, उसके एक्सपेंस इधर से ख़त्म करके उसमें डिविडेंड के, उसके कैपिटल गेन वाले उसके, और या अदर सोर्स की जितनी इनकम है वो भी इधर से निकाल के उधर एक्सपेंस भी निकाल देने, और उसका जो प्रॉफिट है वो भी एडिट करना। तो बाकी बिजनेस है गया ना। तो बाकी बिजनेस वाला, इसलिए जितनी डेप्रिसिएशन है वो काउंटिंग डेप्रिसिएशन है यहाँ चार्ज हुई है वो हमने ऐड बैक कर देनी है, और अपनी उधर से जो टैक्सेशन वाली आई है वो अलाउ कर देनी। इस तरह अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी है या दूसरी चीज़ें हैं या गेन प्रॉफिट है, गेन टैक्सेशन अकाउंटिंग में और तरह कैलकुलेट हुआ है, यहाँ और तरह है। तो हम टैक्सेशन कैलकुलेट करके उसको ऐड बैक करेंगे, लॉस को या प्रॉफिट को तो टैक्स वाला लेस करेंगे, वो ऐड बैक कर देंगे। वहाँ वाली एंट्री जितनी भी है अकाउंटिंग उसको ऐड बैक रिवर्स करनी है, और यहाँ वाली जो है वो अलाउबल में रखनी है, वो उसमें करनी है। इस तरह इनकम के साथ एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर की भी रिवर्सिंग और एक्सपेंस इनकम की रिवर्सिंग, उसके रिलेटेड इनकम वो भी रिवर्सिंग। इस तरह बेसिक वो एडजस्टमेंट में ये चीज़ें हमने एडमिजिबल और इनएडमिजिबल उसको देखना है हमने, और डेप्रिसिएशन मोस्ट, अमॉर्टाइजेशन मोस्ट, इंटेंजिबल वाली वो वाली, और प्लस ये अप्रूव्ड ग्रेजुएटी जो ऐड बैक करने, बाकी एक्सपेंस वो डिसअलाउइंग कोई है आपने क्रॉस चेक नहीं दिए तो वो ऐड बैक करने, वो सारे इसमें दाएं बेटा किधर वो खोल ही नहीं रखना है। हाँ नॉर्मल खोल, सैलरी वाली पहले खोल लें, सारे नॉर्मल खोले सारों में। पहले आप अपना चेक कर लेंगे आपका कौन सा है, तो अब हम नॉर्मल एक जो है उसको देख लेते हैं। पहले तो उसमें अपना कोड शोड डालें, जो भी पासवर्ड है उसमें ईयर लिखें, ईयर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल जो है उसको अपडेट कर लें। उसमें आपका जो बैंक अकाउंट्स हैं, बिजनेस बैंक अकाउंट 114 है, वो सारे डिस्क्लोज उसमें कर दें। अगर नहीं है, कोई एडलेस ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं तो पहले उसको अपडेट कर दें कि सारे बिजनेस अकाउंट जो है आपके हैं। नहीं तो अदर नॉन फाइलिंग की वजह से या इसकी प्रॉपर नहीं है तो आपका डिसकनेक्शन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी, वो भी, और उसके साथ साथ आपके जो नॉन वो ATL में भी आप नॉन ATL हो सकते हैं। उसके बाद आपकी जो पेनल्टी भी लग सकती है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, तो बाकी कंसिक्वेंस भी हो सकते हैं, विद होल्डिंग रेट भी डबल हो सकते हैं। तो इसलिए पहले प्रोफाइल जो है, और नेचर ऑफ बिजनेस में बाद आप काम और होता है, कर और रहते हैं, तो वो कहते हैं जी आप तो रिटेलर हैं तो आप काम ये कर रहे हैं, तो इसलिए आप एक्टिविटी जो भी है उसको चेक कर लें। तो वहाँ एक्टिविटी आपकी कौन से 181 वाला फॉर्म या प्रोफाइल, कोई एड्रेस गलत है, आपकी जो डिक्शन उसे एड्रेस से चेंज हो जाती है, तो आप एड्रेस चीज़ें जो आपनी है, नंबर शंबर दिए, वो सारी चीज़ें चेंज करते हैं, ताकि कोई पासवर्ड किसी और के पास है ये ना वो खोल के चेंजेस कर दे। तो आप अपने सारे पार्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल नेचर ऑफ बिजनेस और अकाउंट जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो वो आप कमर्शियल मीटर शीटर या जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी आप फुलफिल कर लें। जी बेटा खोलें।
ये आप सारा आपने खोलें इसको, नेचर ऑफ बिजनेस, अकाउंट्स जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो सारा पहले आप अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद फिर आप अपनी रिटर्न पे आए। अब रिटर्न में आपने डाटा फीड करना है। डाटा जो है आपने एक तो वो प्रोफाइल जो आपने MIS या इंक्वायरी है उसको सामने रखना है, ठीक है। बाकी अब हम आगे चलते हैं। सर एक सवाल यही पे उठेगा, जी उठ क्या MIS का डाटा कोई हतमी चीज़ है नहीं, जिसके तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई हो? नहीं कोई हतमी नहीं, वो तो जस्ट आप में रिकन्सिलेशन के लिए है। हो सकता है इंक्वायरी में और MIS में भी फ़र्क हो सकता है किसी और का आप में डाल दिया हो, आपका उठा के किसी और में डाल दिया हो। ये तो इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने उसको फॉलो करना है, तो आप उससे पहले उनके मुताबिक कर लें या उसको स्क्रूटनाइज कर लें कि अगर उसने कहा ये आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, एक्चुअल आपने नहीं खरीदी या आपने स्टाम ही लिया हुआ है तो बाद में नहीं लिया तो उन्होंने तो डाल देना है। या हो सकता है कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है या और कोई चीज़ है जिसमें शनाख्ती कार्ड किसी और का लग गया है या किसी वजह से हो गया है, तो आपको आपके लिए उसकी असेसमेंट आपने करनी है कि इससे मुझे टाइटल किस चीज़ का ट्रांसफ़र हुआ है, ताकि मेरे नाम से टैक्स जमा हुआ है तो उसके आप जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके पास हो। अगर आप समझते हैं, पहले तो ये है कि आपने असेस करना है कि MIS से वाकई ये जो मेरे हुए हैं खर्चे हुए हैं कि नहीं, या एक्सपेंडिचर हैं, परचेज हैं, सेल है मैंने की कि नहीं। अगर आप समझते हैं ये मैंने की हैं तो वो इनकॉर्पोरेट करें, टैक्स भी करें और रिलेटेड एक्सपेंडिचर या एसेट या जो चीज़ें हैं वो भी, या रेवेन्यू या सेल या जो चीज़ें वो भी इनकॉर्पोरेट करें, ठीक। हमें उसको बेस करना, हमें एक्चुअल बेस करना, जैसे ऐसे ही समझ लें जैसे आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट का डाटा तो और होता है, विद होल्डिंग और होती है, एक्चुअल पेमेंट तो आपने और की है। तो आप देखें कि उससे वो तो वैल्यू कस्टम वैल्यूएशन है, कस्टम वैल्यूएशन तो आपके रिकॉर्ड में नहीं है, तो आप उसको रिकनसाइल कर लें कि कस्टम वैल्यूएशन ये है, मैंने ये पेमेंट की है तो मेरी परचेजेज ये हैं, और उस पर डिडक्शन इतना टैक्स अपना इनकॉर्पोरेट कर लें और उसको वैल्यू को रिकनसाइल कर लें। क्लियर जी। इसी तरह बाकी एक्सपेंडिचर है, हो सकता है उसने हायर वैल्यू लोअर, जैसे आपने परचेज की है कोई लैंड तो एक्चुअल अमाउंट आपने थ्रू क्रॉस चेक ज़्यादा दी हो, DC रेट पे कम हुई हो, तो वहाँ आपके खर्चे ये वो टैक्स 236C का या K का वो लगाओ, तो वहाँ फेयर वैल्यू भी आपने रखनी है, तो वो अमाउंट देखें आपने कितने की, वो एक्चुअल डिस्क्लोजर पे आप दे दें, तो उसको आप अपना बेसिकली वो डाटा जो इंक्वायरी का या उसका, या आजकल नादरा में भी कुछ डाटा अवेलेबल होता है, वहाँ की भी कोई असेस है उसको भी देख लें कि वहाँ क्या क्या है आपके नाम, तो उसको भी आप देख लें। और दूसरा फिर आपके नाम जहाँ आपका सबसे पहले वो देखते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस में भी देखा जाता है कि वो आपके नाम है कि नहीं, रेंट पे हैं तो रेंट इधर डिक्लेयर किया है कि नहीं। सबसे ये है कि आपने पर्सनल एक्सपेंस आपके नाम वो हाउस नहीं है तो उधर रेंट है कि नहीं, आपसे इंक्वायरी होगी भी क्यों नहीं आपने क्यों की, या आप कहेंगे वाइफ है, फैमिली है, या कोई जो भी उसका ओनरशिप या टाइटल आपको उसका बताना पड़ेगा। फिर घर के बिजली के बिल होंगे, बाली चौकी ये और सारे चीज़ें उसको भी सामने रखते हुए पर्सनल एक्सपेंडिचर को आपने देखना है। तो पहले वाला अगर आप इसको देखें तो पहले आपने वो फिलिंग जो है, जो आपका प्रोफाइल है उसकी अपडेशन और अपना एड्रेस चीज़ें जो है, शनाख्ती कार्ड ये वो, आपके बच्चे उनके भी एक्सपेंस होते हैं, स्पाउस जो हैं या आपके डिपेंडेंट हैं या उनके हैं, या उनके एक्सपेंडिचर एजुकेशन ये जो लास्ट टाइम डिस्कस कर ली। अब हम हेड वाइज देखते हैं तो आपने क्या क्या कैसे फिलिंग करनी है। सबसे पहले उसका पासवर्ड ये वो देंगे, ईयर लिखेंगे और आपके पास जो रिटर्न प्रेस्क्राइब है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन है, डिक्लेरेशन है, एसेट डिक्लेजर है, रेक्टिफिकेशन है, अपील है, रिफंड है, DNI वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, विद होल्डिंग एडवांस टैक्स है, CPR करेक्शन है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स मैनेजमेंट है, वो MIS है। ये सारी जो स्कीम है ये सारों को एटलीस्ट खोल के चेक कर लें कि ये क्या क्या चीज़ें। क्लियर। तो सबसे पहले अब हम इधर आ जाते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट है, सैलरी, एम्प्लॉयमेंट में आपकी सैलरी आएगी, फिर प्रॉपर्टी है, फिर बिजनेस है, फिर कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, फिर फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर का एक्चुअल हेड नहीं है, यहाँ रिटर्न में प्रेस्क्राइब सेपरेट रोन दे दिया हुआ है। इस तरह टैक्स चार्जेबल पेमेंट है और वेल्थ स्टेटमेंट है, ये इधर है। इनके मुताबिक आपने 1 बाय 1 जो है उसको करते जाना है। सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो सैलरी में सारे एक में 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम में फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका ये कोड दिया हुआ है और कोड के साथ आगे टोटल अमाउंट है। अब टोटल अमाउंट से टोटल आपकी ग्रॉस अमाउंट, कहीं सेल आएगी, कहीं इनकम आएगी, सैलरी आएगी, ग्रॉस अमाउंट आएगी, तो कहीं और उसमें से
टोटल में से जो आपकी फाइनल होगी या एग्जेम्प्ट होगी या फिक्स होगी जिस पे आपका टैक्स लगना, जो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं लगना, या चार्जेबल, चार्जिंग सेक्शन सैलरी है ना कि सैलरी इज चार्जेबल, तो चार्जेबल में वहाँ लिखा होगा एक्सक्लूडिंग फाइनल या एक्सक्लूड फाइनल, तो वैसे ही एक्सक्लूडेड होती है सेक्शन 4 में ही, तो बाकी एग्जेम्प्ट वहाँ एक्सक्लूडेड होती है, और रिमेनिंग आपकी मिनिमम वाली जो नॉर्मल वाली है वो साइड पे आ जाएगी। तो टोटल को आपने सेग्रीगेट करना है इनको इनटू टैक्सेबल इनकम और फाइनल और डिस्चार्ज एग्जाम्पल वाली इनकम, तो उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन आप इसी तरह ही करते जाएंगे। जैसे सैलरी है तो सबसे पहले पे, वेजेस, अदर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, तो एरियर है तो वो रिसीवेबल्स है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सेक्शन 12 में देखें तो वहाँ सैलरी रिसीव्ड है, पुराने में रिसीव्ड या रिसीवेबल विच एवर अर्लियर भी थी, डीम टू भी रिसीव दी थी, तो अब उन्होंने क्योंकि वर्ड वहाँ रिसीव्ड का ही लिखा हुआ है तो वहाँ आप रिसीव भी डाल सकते हैं, कोई एरियर है पुराने तो वो भी डाल सकते हैं। जो एरियर सर मुझे इस साल में मिले वो आएंगे मेरे? हाँ, इस साल में जो मिले पुराने थे तो वो इस साल में, उसके एरियर के लिए अब जिस साल के एरियर है, अब एक्चुअल तो टैक्स अक्रूवल का कंसेप्ट है कि उस साल का रेट लगना चाहिए, तो जिस साल के हैं, क्योंकि उस साल की सैलरी हो सकता है उसमें लो हो रेट या हाई हो, तो उसके लिए फिर यूजुअली आगे सेक्शन भी है कि अगर आप ऑप्शन लेना चाहें तो जैसे आपके ग्रेजुटी होती है या पेंशन होती है उस पर भी वो एवरेज लगा सकते हैं, या इस साल का रेट आप चाहते हैं तो वो लगा लें, या पिछले 3 सालों का एवरेज करके वो लगा लें रेट, तो टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम, चार्जेबल, एवरेज रेट, उस पर एवरेज पे आप दे सकते हैं, उस पर कोई रिफंड एरियर पे बने तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एरियर से मुराद आउटस्टैंडिंग पिछला कोई है जिसको आपको मिला नहीं है तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप पहले ग्रास लिखेंगे, तो ग्रास के बाद आगे सैलरी के लिए जो एग्जाम्प्ट होते हैं कुछ चीज़ें, जैसे मेडिकल अलाउंसेज हैं या कोई और चीज़ें, अगर के स्पेशल अलाउंसेज या गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो उनके लिए होते हैं, तो वो आप वो जजों की या प्रेसिडेंट की या जिनकी स्पेशल जो है वो जो एग्जाम्प्ट है वो उसमें आपने लिखने, तो बाकी फिर आपके यूजुअली 139 है सेक्शन, तो जो मेडिकल 10% रीइंबर्स हो या अलाउंसेज हो वो एक है, बाकी पहले होते थे अब सारे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, बाकी इसमें आपने अलाउंसेज की वैल्यूएशन करनी है, आपको सपोज कैश अलाउंसेज मिला है तो सारा ही इसमें ऐड होगा, बोनस होगी, फीस होगी, कमीशन होगा, सारी चीज़ें सैलरी का पार्ट है, ग्रेजुटी ये वो जितनी एग्जाम्प्ट है वो होंगी, बाकी उसी का पार्ट बनेगी, तो वो आप बोनस, कमीशन एक्सेट्रा करेंगे। तो वैल्यूएशन के लिए रूल्स हैं, सपोज आपकी फर्निश अकोमोडेशन है तो और दूसरे कोई अलाउंसेज आपको मिलते हैं तो उसमें रूल दिए हुए हैं कि इस हद तक 45 या इतना आप ऐड करें, तो ज़्यादा भी मिले हैं तो आप एडिशन जो उसमें करनी है, सैलरी का पार्ट बनानी है, उन वैल्यूएशन रूल के मुताबिक करनी है। जैसे व्हीकल है या आपकी ट्रैवलिंग है तो उसके लिए कोई अलाउंसेज मिलता है, कुछ बिजनेस के लिए, कुछ आपके लिए, तो वहाँ उसकी भी वैल्यूएशन दी है। गाड़ी दी है तो उसमें तो कितना ऐड लेस करना है, वैल्यूएशन के रूल जो है 3 से लेके ऑनवर्ड तक हैं, तो उसके मुताबिक वहाँ दिया हुआ है कि इतनी आपने ऐड करनी, तो सैलरी में आप वो अमाउंट ऐड करके सैलरी बनाएंगे। सर क्या एक ही फर्द के साथ मेरा एम्प्लॉय का रिलेशन और सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशन हो सकता है, जैसे ये हॉस्पिटल वाले और टीचिंग वाले आजकल? हाँ, अभी इसने केस खोला था वो इसी पे लेके आए थे। तो पहली बात तो ये है कि जब आप एम्प्लॉय रिलेशनशिप हैं तो जो कुछ भी आपको मिलेगा, बोनस हो, कमीशन हो, इवन गिफ्ट भी मिलेगा, आपको कपड़े मिलेंगे, कोई चीज़ भी, परकोजेट अलाउंसेज कहते हैं, परकोजेट इन काइंड होते हैं, अलाउंसेज इन कैश होते हैं, कोई चीज़ भी आपको मिलेगी, सैलरी, वेज, रिटायरमेंट में कोई चीज़ भी व्हाटसोएवर जो भी जिसकी वैल्यू क्वांटिफाई हो सकती है वो सारी आपकी उसको सैलरी ट्रीट किया गया है, सो लॉन्ग एज आप उसके एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में, आप कंट्रोल में है, जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उसमें है। अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप पे नहीं है तो फिर आपकी वो सर्विस ट्रीट होगी। अब यूजुअली क्वेश्चन जो नॉर्मली होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक तो उनको वहाँ से सैलरी मिलती है, एक वो वहाँ कुछ अपने पेशेंट देखते हैं तो वो हॉस्पिटल कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उसमें वो सर्विस वाले काट लेता है, तो रिटर्न जो हम फाइल करते हैं उसमें क्योंकि उसको क्लिनिक बना देते हैं और क्लिनिक में हम कहते हैं ये सर्विसेज है, इतना मिनिमम ये होल्ड हो गया, इसके ये खर्चे भी हैं, निकाल के उसमें उसको इनकम फ्राम बिजनेस बना देते हैं और उसको एज ए सैलरी बनाते हैं या इनकम फ्राम अदर सोर्सेज बनाते हैं। लेकिन अदरवाइज वो जो है वो एक सैलरी ही है, लेकिन एक सिचुएशन में वो हो सकती है, वो ये है कि आप एम्प्लॉयर आपका एजेंट हो, क्लिनिक आपका हो, क्लाइंट आपने क्लिनिक की बजाय उधर चेक कर ले,
और अब लायर को कहो मेरा पेशेंट है और आप कलेक्ट करके मेरे पैसे मुझे वापस दे देना, और जो आपके हॉस्पिटल के जो एक्सपेंडिचर है उसमें आए रिलेटेड कास्ट वो उसमें से काट लें, तो उस सिचुएशन में आप फिर कर सकते हैं। तो अभी एक केस इसी तरह का आया था कराची में, तो बेटा खोलें। सर वो एफटीए को पीटीवी वाला केस भी आया हुआ है ना इस पे भी, वो एफटी वो और चीज़, वो एजेंट केस है, वो ये सैलरी वाला नहीं। एजेंट में तो आप रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट का है ना, वो एक सेपरेट है, वो इससे नहीं लीड करता ना। वो एजेंट तो फीस ही लेनी है, फीस होगी या बिजनेस होगा, जो मर्जी कह ले। ठीक, एजेंट को तो मैं पे करूंगा ना, एजेंट मुझे पे थोड़ी करेगा। क्यों? जो मेरा एजेंट होगा, हाँ एजेंट को तो मैं पे करूंगा ना। नहीं, डिपेंड करता है ना, बाद में एजेंट कलेक्ट करता है तो आपको कर देता है, बाद आप कलेक्ट करते हैं तो उसकी काट के देते हैं। सर करेगा भी मेरे बिहाफ पे, कलेक्ट भी करेगा, पेमेंट तो मेरी गिनी जाएगी ना जो एजेंट ने मेरे बिहाफ। हाँ, तो एजेंट इज इन योर शूज ना, आप समझे आपके बिहाफ पे वो सारे काम कर रहा है, तो वो एक तो ये है कि वो कलेक्टिंग एजेंट है, एक पैसे डायरेक्ट आपके पास आ जाते हैं, फिर आप उसकी फीस फिर आप उसको देंगे, फिर उसके आप काटेंगे, दोनों कलेक्ट कर सकते हैं ना। प्रिंसिपल के पास भी डायरेक्ट आ सकते हैं, उसके पास भी आ सकते हैं, तो दोनों सिचुएशन हो सकती है। वो एजेंट भी कलेक्ट करके दे सकता है और डायरेक्ट भी आपके अकाउंट में आ सकते हैं, फिर आपने कमीशन उसको देना। ठीक है, दोनों सिचुएशन, वो कलेक्ट करेगा तो फिर उसने होल्डिंग करनी है, आपके पास आया तो आपने होल्डिंग करनी। इसी में बताना चाह रहा हूं कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के अंदर जब मैंने वो मेरा एजेंट बना, जिसमें आपने कहा, तो कमीशन तो मैं उसको दूंगा, उसमें तो जोड़ेंगे मैं हो जाऊंगा। हाँ जी, रेसिपिएंट हो जाएगा। हाँ जी। जो है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप और है, और प्रिंसिपल एजेंट और है। ठीक है ना, उसको वो आपका परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है, वहाँ आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो इंडिपेंडेंट है, तो वो उसको वो हर एक को कमीशन नहीं हम समझ सकते। वहाँ आप पहले मैंने इस पे आपने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट कैसे कैसे हो सकता है, पहले ऑलरेडी इस पे पूरा लेक्चर दिया हुआ है। वो एज एजेंट का एक तो हो गया प्योर एजेंट कि वो कमीशन पे ही काम करता है, दूसरा वो आपके बिहाफ पे बाइंग सेलिंग भी करता है, साथ आप कमीशन देते हैं, साथ वो ट्रेड भी करता है। तो तीसरी भी सिचुएशन थी कि आप वो अपने नाम ही इनवाइसें लेता है, तो वो सिचुएशन थी, तो फिर वो उसके लिए लहदा थी। वो तीनों चारों सिचुएशन हमने एजेंट की ऑलरेडी उसमें पड़ी हुई है, उसके अंदर यूट्यूब पे पड़ी है कि एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर वो एज ए वो टाइटल लेता है चीज़ों का, उस सिचुएशन में मार्जिन रखता है, फिक्स प्राइस में बेचता है, तब क्या है उसका प्रॉफिट मार्जिन है, ट्रेडिंग एजेंट है तो क्या है, या प्योर कमीशन एजेंट है तो क्या है। उन तीनों सिचुएशन में उनका क्या कितना, अदरवाइज तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी शो करेगा, फिर सेल परचेज करेगा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देगा, कमीशन शो करेगा। तो वो सिचुएशन किसी में वो परचेज सेल तो करता है अपने नाम, लेकिन उसमें मार्जिन ही उसका नहीं होता, तो फिर उसका कमीशन ही कमीशन। एक प्योर है कि सिर्फ कमीशन है, परचेज सेल भी डायरेक्ट उसके प्रिंसिपल के नाम। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस। सैलरी रिलेशनशिप और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये एक सेपरेट चीज़ है, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप सेपरेट है। ठीक है, तो इसमें ये इसी वाला ये डॉक्टर साहब हैं, इसमें काफ़ी सारी डेटें फाइल हुई। तो इसमें पाकिस्तानी लॉ, इंडियन लॉ और बहुत सारे उन्होंने डिस्कस किए, लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग थी। एक अमेंडमेंट आई थी सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 में, क्लास 1 की 2 थी क्लास, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया था 2019 या 18 में, बाद में वो मिट हुई। तो वहाँ उन्होंने सैलरी का ये जो क्लिनिकल थे या सर्विसेज थे, वहाँ उन्होंने कहा जी सेपरेट कर लें। तो अब वो ख़त्म हो गई। तो इस पे उन्होंने केस करके उन्होंने कहा सेपरेट सारी दिखा दे आगे। ये सेकंड शेड्यूल है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है और क्लास इसकी 1, 2 थी, अब वो मिट हो गई। ये इसमें उन्होंने क्योंकि लेजिस्लेटर ने लैदा कर दिया था, तो वो फिर एज ए इनकम फ्रॉम सर्विसेज वो सेपरेट थी, तो वो बिजनेस या अदर सोर्स, और सैलरी सेपरेट थी। तो अदरवाइज अब मिट हो गई है, तो अब वो सैलरी का ही पार्ट होगी। इसको आगे देखें, मिट खोलें, आगे देखें, जल्दी जल्दी जल्दी, ये उनके टेबल भी आ जाएंगे। ये देखें, सैलरी है, सैलरी फ्रॉम बिजनेस है, क्लिनिकल सप्लीमेंट इनकम है, लमसम क्लिनिकल इंसेंटिव पेमेंट है, ये सारे उस तरह उन्होंने अलग-अलग किए। बैलेंस पेबल है, आगे देखें। ये बड़ा कॉमन सवाल है, इसको डिटेल पढ़ेंगे। ये जजमेंट है, इसमें बस उस
वो अमेंडमेंट की वजह से इसको लैदा किया गया। अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट तक, जैसे वो अकराम मलिक अकराम की था जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट थे, गोल्डन हैंडशेक थे, तो उन्होंने कहा ये अदर सोर्स में इनकम है, ये सैलरी में, उन्होंने कहा ये सैलरी में, क्योंकि सैलरी की डेफिनेशन में कोई चीज़ भी जो है वो जो भी दी जाएगी डायरेक्टली वो सैलरी का पार्ट है। तो लेजिस्लेटर ने यहाँ इसको अलहदा कर दिया था। इस सेकंड शेड्यूल में पार्ट 3 में 1B में उसने कहा जी ये अलहदा क्लिनिक हो सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तो वो यहाँ पर उन्होंने अलाउ कर दी ये रेट, उसको लॉ के रेफरेंस के लेजिस्लेटर ने ये अलहदा कर दिया है नीचे एंड कमीशन के बाद। तो फिर वो पुरानी सूरत। हाँ फिर ये सारे आगे हैं, आखिरी पहले देख लो, ये सारे ऊपर बैठा, आखिरी पैरा देख लो। Finally, it appears that the pending these proceedings before us and after passing impugned order by the Tribunal through Finance Act 2019, a proviso has been inserted in Supplement 2 of Part 3 of the 2019, which now provides that this clause shall not apply to the teacher of medical profession who derive income from private medical practice or who receive share of consideration from the patient. On the plain reading, it clear that your now intention of the legislation is that from 2019 onward, such income of applicant has been excluded from the pew of divisible rate, and further shows that earlier it was not included. If it had not been a divisible earlier, there would have been no need of inserting the proviso for exclusion of this particular income. This the legislative intention by not giving regard to this proviso shows that नहीं वो प्रोफेशनल वाली भी है। हाँ जी, और रिबेट भी है साथ, रिबेट उनको दी गई थी 5-6% देंगे, तो साथ ये भी एक्सक्लूड कर दी ना इनकम। रिबेट देने के लिए उन्होंने कहा ये एक्सक्लूड होगी, सैलरी होती तो इसमें भी रिबेट मिलनी थी ना, ऐसे समझ लें। ठीक है उन्होंने कहा कि ये पहले एक्सक्लूड अब रिबेट है किसी को 5% मिलती, तो उन्होंने कहा जी सैलरी में रिबेट है 5, वो ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा सैलरी में से ये निकल गई तो बाकी पे 5 लग रहे, तो मीन वो उसका पार्ट नहीं है, उसका ज्यादा उसको बेनिफिट ऐसे इंटरप्रेट कर दिया कि वो है शेयर वाला या वो फीस जो ली है वो सैलरी का पार्ट नहीं। जब लेजिस्लेटर ने खुद निकाल दिया रिबेट पर्पज के लिए, तो यहाँ इंटरप्रेट कर दी कि वो सैलरी में से अलहदा कर दी, तो अलहदा ट्रीट होगी, ठीक है। तो of the law, and if knowing this make a change when repealing it and reenacting some of its provision, intention is clearly to the change the provision. Therefore, though not under consideration for the present purpose, clearly show that intention that is that even otherwise the benefit rebate was admitted at least prior to finance. In view of the irrelevant fact of the, it appears that 30 below have failed to appreciate the correct proposition of law and to conclude two head of income as above does not fall within the definition. दोनों head, sharing वाला भी और वो भी, ठीक है। और now according the question is answered in favor of the appellant and gives the respondent all the reference of legal. बाद में ये ओमिट हो गया, ये अब उसमें है ही नहीं है, अब है देख लेते हैं। चलें देख लें सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3 क्लास देख लें, 1 का 2, ठीक है। नहीं आगे आए हो, सेकंड शेड्यूल को ना, सेकंड शेड्यूल बेटा बहुत आगे है वो तो 1, 2, 3। ये पार्ट 1 आया, ये एंड होगा तो फिर पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। ये 2 आ गई, 1 वाले वो गायब हो गए, बिल्कुल ठीक। अगर वो रहते, 1 कब गायब हुआ नीचे देखें, ओमिटेड बाय फाइनेंस है 2022, उसके अलावा भी वो पहले वाली कब 1 की 2 थी, वहाँ पे पहले देख ले कौन से वाली क्लास, ये वाली। इन एडिशन टू द reduction of specific payable by failure of the institute duly recognized by the University of Higher Education shall be further reduced by 75%. After the forced reduction है ना, वो वाली क्लास
इसी में ही आएगी, इसी में। एक मिनट, एक ऊपर शहजाद साहब बताते हैं हमें। इसमें देखो प्रोविजो है एज सेटल्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2000। बस इस पे प्रोविजो होगा कोई उस साल का देख, ऊपर है थोड़ा ऊपर प्रोवाइडेड इसमें कोई प्रोविजो होगी यहाँ ये इसके नीचे 2 के नीचे प्रोविजो होगी कोई। अगले सफे पे आ जाओ, वहाँ पे नीचे ना हो प्रोविजो, यहाँ पे चलो इसको बाद में देख लेते हैं। चलो बहरहाल बाद में तसल्ली से देख लेते हैं, ठीक है ना। ये गेन है 20 के लिए 21 और 22 नहीं 22 पे और चीज़ें मिट्टू भी है। 22 हो गया, 22 के नहीं है पीछे, 23 के लिए नहीं है, पिछले वालों पे 2-3 साल चल सकते। ये फाइनेंस एक्ट 2022 में उमेट हुआ ना, तो 23 में मेटेड है ना, 23 टैक्स ईयर ठीक है। 19 में जब आया तो उसके बदले को 20, 21 21 के लिए भी और 22। हाँ हाँ। चलो जी आगे। अलाउंसेज है, सब्रीन है, एक्सपेंडिचर रीएम्बर्समेंट है, वैल्यू ऑफ परकोजेट है, इंक्लूडिंग ट्रांसफर मोबिलाइजेशन है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ इन एडिशन टू पे सैलरी शैली। ये डिफरेंट जो सैलरी डिफाइंड है उसके आप देख लेंगे कौन कौन से हैं। चलेंगे गलत है। एक होता है कोई फिगर डाल के देंगे, सैलरी डालने का उसमें से वो जो होंगे अलाउंसेस वगैरह लेस होंगे वो टैक्सेबल हो जाएगी। बाकी भी इसी तरह आप सारी डाल सकते हैं। और वैसे डेफिनेशन आप सैलरी 12 सेक्शन में देखेंगे तो अलग-अलग सारे हेड हैं, कमीशन है, फ़ी है, बोनस है, रिटायरमेंट बेनिफिट में प्रॉफिट इन ल्यू है, परकोजेट है, अलाउंसेज है, वो सारी है। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट वो डालेंगे। अब इसको देखिए, ये रीइंबर्समेंट जो हुई है इसको ऐड कर रहे हैं सैलरी के अंदर, हाँ जी। इसको माइनस नहीं होगा, नहीं वो ऐसे है कि आपने ऑफिस के बिहाफ पे आपको पैसे मिले, एक्सपेंस किए। ऐसे किए तो कुछ किए, कुछ आपको बच गए तो वहाँ से ले लिया आपने, रीइंबर्स हो गया ना। जो एक्स्ट्रा चीज़ बची है वो सैलरी का पार्ट। भाई आपको 10,000 मिला तो 5,000 ने खर्चा कर दिया, आपने या अपने पास से 10,000 खर्चा किया, ठीक है ना, तो आपको 15,000 मिल गया। अभी जो भी है आपके यार, बाकी आने जाने की जो या 15,000 है, खर्चा एक्चुअल कितना हुआ 10,000, जितना सरप्लस बचा वो फिर आपका बेनिफिट आ गया। 10 आपको रीइंबर्स हुआ। हाँ तो फिर तो नहीं है ना, फिर तो नहीं है ना। जो ऑफिस ऐसे समझ लें, जो चीज़ ऑफिस की ड्यूटी में आप एक्सपेंडिचर, अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, आपको मेरे 10,000 हैं तो उसमें से जो आपकी जैसे गाड़ी भी मिलती है, पार्शली यूज फॉर पर्सनल पर्पज, पार्शली यूज फॉर ऑफिस, ऑफिस वाला पोर्शन निकल जाएगा, जो पर्सनल किया वो ऐड होगा। जो पर्सनल बेनिफिट होंगे, परकोजेट होंगे, अलाउंसेज होंगे, जो आपको फ़ायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आया है ना, वो इन टर्म ऑफ काइंड हो या कैश हो, वो आपने ऐड करना। इस तरह एक्सपेंस में जो आपके घर के बिल आपने दिए हैं वो उसका आपको रीइंबर्स हो गए, या आपके ऑफिस आपने आपको रेंट पे लेके दिया हुआ है घर, तो वो आपने किराया दे दिया, आपको रीइंबर्स हो गया। ठीक है ना। इस तरह की जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें, अलाउंसेज, परकोजेट, बेनिफिट मिले, वो जनरल एक्सपेंडिचर नहीं। ठीक है। जो आपके ऑफिस पे बिहाफ किया है वो वैसे रिकवरी, तो वो इसमें ऐड नहीं। जो आपके पर्सनल पर्पज़ के लिए आपने की है, तो आपको कहा मुल्तान जाए, आपने अपने पास से खर्चा किया, आपको उन्होंने दे दिया 15,000 खर्चे होने थे 10,000, तो 5,000 ऊपर मिला है तो वो रीइंबर्स हो गया आपको, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो आप ऐड करना। ठीक, इसे वैल्यू ऑफ परकोजेट ये सारी इस तरह ऐड कर लेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करके ऑटो पे उधर चला जाए। क्लियर। अगला हेड ये लीव इन लीव ऑफ जो रिटायरमेंट बेनिफिट है,
जितने भी आपकी पेंशन है या आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, उस सिचुएशन में गोल्डन हैंड शेक है, वो प्रॉफिट इन ल्यू आप होते हैं। रिटायरमेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या आप खुद लें या वो दें, गोल्डन हैंड शेक वो प्रॉफिट इन ल्यू आप उसमें डिफाइन है। अगर आप डिटेल देखना चाहें तो कहते हैं तो पढ़ लें, टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है इस पे एक लेक्चर और भी आएगा। आप होना तो डिटेल ही चाहिए एक एक पे। आप डिटेल करें, हम एक लेक्चर और कर लेंगे, हैं हम एक लेक्चर और कर लेंगे, आप अपना डिटेल में इसको ताकि वंस फॉर ऑल इसको जरा। अब नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए आपका सेक्शन 15 और 16 और 17 3 सेक्शन है आपका। तो 3 सेक्शन की जो है उसको आप लेंगे तो उसमें सबसे पहले तो टोटल रिसीट फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो टोटल रिसीट ऑफ फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में जो है, एक तो आपने रेंट पे जो दिया हुआ है मिलता है वो है, कोई आपको एडजस्टेबल जो नॉन एडजस्टेबल पगड़ी शगड़ी या वो है वो 1/10 आप करते हैं। सर इससे पहले एक चीज़ और इसकी वजाहत कर दें और रिकॉर्डिंग भी कि क्या अब ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम रहा है हमेशा की तरह या नॉर्मल हो गया है? सेपरेट ब्लॉक में मुझे क्या फ़ायदे थे या नॉर्मल में अब क्या फ़ायदे हैं, इसकी थोड़ी एक जनरल सी। जब सेपरेट ब्लॉक था तो टोटल पे रेट ही सेपरेट थे, ठीक है। तो उसके लिए ग्रॉस पे वो टैक्स लगता था। पहले ये आपकी टोटल रिसीट जो है वो डिटरमिन हो जाती थी और उस पर डायरेक्ट रेट लग जाते थे, और फिर वो विद होल्डिंग से भी आपका कंपैटिबल बनता था। तो विद होल्डिंग भी उसी पे होती थी, वो भी उसी पे होता था। उसमें ये था कि आपको ग्रॉस पे टैक्सेशन होती थी। यहाँ अब ये है कि आपके जो है आपको उसमें फिर कंपनी के लिए लहदा था, इंडिविजुअल के लिए लहदा था, डिफरेंट रेट डिफरेंट थे। अब इस सिचुएशन में जो नॉर्मल है आपका, कुछ एक साल के लिए कोई अमाउंट थी 4 मिलियन की कितनी, उससे ऑप्शन भी थी, ठीक है ना। तो 2-3 साल वो ऑप्शन रही है कि आप इसमें जाना चाहें, नॉर्मल में जाना चाहें, नॉर्मल चले जाएं, वहाँ जाना चाहें तो वहाँ चले जाएं। अब ये सारी प्रॉपर्टी वाला नॉर्मल स्कीम होगी। तो नॉर्मल में ये आपकी जो हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें नॉर्मल रिसीट जो होंगी आपकी रिसीव या रिसीवेबल, वहाँ जस्ट रिसीट था, यहाँ रिसीव या रिसीवेबल दोनों आपका रेंट जो होगा वो होगा एक चीज़। दूसरा आपका होगा उसमें से जो आपको अनएडजस्टेबल रेंट, बाद ऑफ सिक्योरिटी वो ले लेते हैं, 5 साल बाद आपने देना है तो उसको 1/10 हर साल आपका ऐड होगा। कोई बंदा नया आता है तो जो आपने उससे जो लेंगे उसका उसमें से देखेंगे कि जो अमाउंट ली है आपने उसका 1/10 देखेंगे तो पहले उसकी वो निकालेंगे जो ऑलरेडी आपने एडजस्ट कर लिया है, रिमेनिंग को फिर 10 ईयर पे डिवाइड कर देंगे 1/10, इस तरह वो ऑनवर्ड चलता रहेगा। इस तरह थर्ड कैटेगरी जो इसमें एडिशन हो सकती है वो ये आपके एरियर्स होते हैं। बाद दफ़ा आपने एरियर करके इधर अनकलेक्टिव को डिडक्टेबल हाउस कर लिया है, बाद में वो आपको मिल गया है तो मिल गया तो फिर आप उसमें दोबारा ऐड कर लेंगे। 3 रिसीट्स हैं, पहले आप 3 रिसीट्स जो हैं वो इसमें डालेंगे। तो डाल के तो इसको आप प्रॉपर बना लेंगे। इससे आप एग्रीमेंट देख लें आपके कितने घर है, क्या चीज़ है। और थर्ड भी एक, इसके बाद फोर्थ भी है, कोई आपको एडवांस मिला है, आपने एडवांस किसी से मिला हुआ है फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बाद में वो मेच्योर नहीं हुआ ट्रांजैक्शन तो आपने 4 फीट कर लिया, तो वो बयाना जो है, तो वैसे तो बयाने का यहाँ कोई तल्लक नहीं है, ठीक है ना। किसी ने कहा जी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, किसी ने कहा जी तो गेन है, किसी ने कहा अदर सोर्स है। तो ये डिफरेंट स्टैचू में यूके से लेके इंडिया तक ना डिफरेंट सिचुएशन में होता रहा है कि इसको कहाँ रिकॉग्नाइज करें। किसी ने कहा जी ये तो आपको गेन हो गया, तो कैपिटल गेन है, एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है तो गेन में होना चाहिए। किसी ने कहा भी ये तो अदर सोर्स है उसमें होना चाहिए। तो किसी ने कहा भी ये तो अगर प्रॉपर्टी वाला डील करता है तो परचेज सेल आप प्रॉपर्टी करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए। तो फिर लेजिस्लेटर ने कहा कि इसको मैं डीमिंग के ज़रिए किस सेक्शन में डाल देता हूँ तो उसी सेक्शन में होगा। तो आप इसको डीम्ड करके कि दैट विल बी ट्रीटेड या डीम टू बी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इसलिए अदरवाइज तो वो नहीं है इसमें, लेकिन ट्रीट कर दिया कि जो 4 फीट होगा, 4 फीट तो ज़रूरी नहीं टेंट वाली प्रॉपर्टी हो, सेल वाली भी हो, तो वो इधर ही फिर चार्ज होगा। तो वो इवन जैसे रियल एस्टेट वाले हैं उन्होंने एडवांस लिया और 4 फीट कर लिया तो वो उनका तो होना तो उधर चाहिए, तो वो बिजनेस है उसका प्रॉपर्टी का। लेकिन क्योंकि डीम्ड करके इस हेड में डाल दिया, 5 हेड है, जो चीज़ कहीं स्पेसिफिकली लिख दी जाए, स्पेसिफिकली लिख दी जाए तो फिर नॉर्मल हेड में नहीं होती।
ठीक है ना, इसलिए फिर दूसरे में नहीं वो जा सकती, स्पेसिफिकली फिर नहीं लिखना जरूरी, तो यहाँ स्पेसिफिकली उसको लिख दिया गया है, तो इसलिए वो एडवांस वाला जो है फोरफिटेड वो भी इसमें होगा। सेक्शन 15 को पढ़ेंगे तो उसमें दिए। बाकी आपके जो फीचर फिक्चर है अदरवाइज विद होल्डिंग में वो ऐड होते हैं, तो अदर इसके पार्ट में नहीं होंगे। क्लियर जी, वो इनकम फ्राम उन पे कोई इनकम होगी तो अदर सोर्स में होंगे। विद होल्डिंग इसी रेट की होगी लेकिन उसकी चार्जेबिलिटी यहाँ नहीं होगी, वहाँ होगी। रेंट की बात कर रेंट की बात करना, आपने घर दिया है, घर के साथ फर्नीचर फिक्चर भी दे दिया है, कोई इक्विपमेंट भी दे दी है, तो उनके रेंटल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। ठीक है ना, प्रॉपर्टी है हाँ। और प्रॉपर्टी को डिफाइंड ये है, यूजुअली प्रॉपर्टी से मुराद बिल्डिंग होती थी पहले, तो जो अगर आपने सिर्फ प्लेन लैंड दी है तो उसको कहते थे ग्राउंड रेंट, तो ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी के साथ फैक्ट्री आप लैंड लीज आउट कर दें तो वो भी इसका रेंट भी इधर नहीं आएगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वहाँ डेप्रिसिएशन भी मिलेगी। तो इसलिए इसमें कुछ चीज़ें ये लिखी हुई कि कहाँ इसके लिए चार्ज होना है, इधर होना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में होना है, गेन में होना है या अदर सोर्स में। अगर आप प्रॉपर्टी में डील शील करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में होगा। ठीक है ना, अगर आपका रेगुलर रेंटिंग आउट वाला काम है, खरीदते हैं तो रेंट करते हैं, रेगुलर आपका बिजनेस बनता है, वही करते हैं तो फिर उसमें चला जाएगा। रियल रेंट में जाएगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा? नहीं, फिर अदर सोर्स होता है एक्सेप्शनल बिजनेस, डेली बिजनेस आपके, जैसे बैंकिंग वाले हैं, जो बैंकिंग वाले अब डिविडेंड कहाँ आता है? नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है ना। तो आप बैंक करेगा तो उसका रेगुलर बिजनेस है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है ना, तो जहाँ जिसका रेगुलर बिजनेस है और स्पेसिफिक हेड दिया हुआ है फिर उसमें करना। अब रियल एस्टेट का अगर प्रॉपर्टी बेचे तो गेन उसमें आता है ना 37 है, ये अगर रियल एस्टेट वाला उधर आ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड गेन चार्जेबल टू फ्रॉम बिजनेस है। तो यहाँ क्योंकि स्पेसिफिक है तो पहले आपने ये 4-5 चीज़ें रिसीट वाली देख लेनी। क्लियर जी, ये 4-5 मैंने दी है। एक आपको रेंट जो है रिसीव और रिसीवेबल आप देख लेंगे, उसके बाद आपका पकड़ी या अनएडजस्टेबल देख लेंगे, तीसरा एडवांस देख लेंगे, एडवांस फॉरफिटेड एडवांस जो है तो ये ले लेंगे। कोई एरियर है, पहले आपको डिसअलाउ हुआ है, आपने क्लेम एक्सपेंडिचर किया, रिकवरी होगी तो वो दे देंगे, तो वो आप इस तरह इसमें डाल लेंगे और टोटल रिसीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर है आपके जो इसमें से आपको लेस हो सकते हैं। सर एक कमेंट कर दीजिएगा, ये जो फोरफिट किया मतलब आपने एग्रीमेंट किया था, सेल मैच्योर नहीं हुई, वो खोले बेटा सेक्शन 15 अभी देख लेते हैं ना। जी सर, इसके वाले नहीं, वो जनरल क्वेश्चन जनरली उसी में हल होगा ना। जी सर, मेरा सवाल तो ले लेना, सवाल आ गया ना, उसको खोल के फिर हल करेंगे। मैं सवाल करता हूँ इसको। सवाल कर ले सर। सेक्शन 15 खोल लेना अक्सर बेटा। लिखा होता है कि अगर आपने ये इस वक्त तक नहीं किया तो ये बयाना फोरफिट हो जाएगा। अक्सर लिखा है। कुछ लोगों ने ज़रा समझदारी का किया, उन्होंने कहा ये इप्सो फैक्टो हो जाएगा। आपसे सवाल ये है कि क्या ये कोर्ट की इंटरवेंशन ज़रूरी है? किसमें? अगर ये लिखा भी हो कि ये बयाना जो है इप्सो फैक्टो ये फोरफिट हो जाएगा, ये नहीं भी लिखा हो, तो दोनों सिचुएशन में जो है कोर्ट की इंटरवेंशन ज़रूरी है या नहीं? नहीं बात देख रहे हैं, कोर्ट में जब तक नहीं जाएंगे तो कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होगी। कोर्ट में आप जाएंगे, दूसरी पार्टी आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है वो जाएगा कोर्ट में, वहाँ कोर्ट से आप डिटर्मिनेशन के लिए जाएंगे तो कोर्ट की इंटरवेंशन होगी। यहाँ कोर्ट में जो एरियर है उसकी रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि आज स्टेप लिए हों, लेकिन इसके लिए नहीं है। अगर आपने फोरफिट कर लिया, आपके पास पैसे हैं, आपने फोरफिट कर लिया, कोर्ट में आपने थोड़ी जाना, उसने जाना है ना। ठीक है ना, जहाँ रिकवरी आपने करनी तो आपने कोर्ट जाना है, फिर आपके लिए वो जो रीजनल स्टेप हैं वो लिए हों आपने, फिर वो एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ कोर्ट में आपने नहीं जाना क्योंकि आप तो फोरफिटर है, तो आपको तो गेन हो रहा है। जाना किसने? जिससे पैसे लिए वो जाता है, उसने रिटर्न करना है ना। तो इसलिए एक्सपेंडिचर क्लेम करने के लिए जो आप समझते हैं कि किसी से आपकी रिकवरी नहीं होगी, ये मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी दी है, रिकवर नहीं होगा, बंदा भाग गया या कोई चीज़ हो गया, तो उस सिचुएशन में आप क्लेम करना चाहते हैं वैकेंसी वाला या एरियर वाला, तो उसके लिए आपने रीजनेबल स्टेप लिए हों। रीजनेबल में क्या है कि आपने कोर्ट शोट भी वो भी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की हों, तो फिर 3 स्टेप है उसमें, तो वो वाले की हो तो फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ फोरफिटेड वाला तो आपको पैसे मिले हुए, आपने पैसे ले लिए, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल कर दिए, अब उसने 2 माह या 4 माह जो थी बाकी पैसे नहीं दिए तो आपने फोरफिट कर लिए।
ठीक है। 4 फीट करके यहाँ टैक्स वाले ने कहना है कि आपके तो ऐड कर रहे हैं। टैक्स नहीं, जनरल क्वेश्चन था क्योंकि एग्रीमेंट में अक्सर लिखा होता है कि ये बयाना जो है ये जब्त हो जाएगा। बाद ये भी होता है, बाद ये होता है डबल करके भी, अगर आप नहीं करेंगे डबल भी वापस देना पड़ता दूसरी कंडीशन है आपके, अगर नहीं आप कर सके, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये डबल आपको है। देना हाँ पड़ेगा। तो दोनों शक्लों में, और एक और शक्ल होती है कि आप लिख देते हैं कि ये बयाना इप्सो फैक्टो जो है ना ऑन इट्स ओन जो है आप दो, और ये भी लिख दिया जाता है कि विदाउट इंटरवेंशन रिपोर्ट। तो क्या फिर भी जो है ये जनरल क्वेश्चन है, इससे मुताल्लिक शायद नहीं। अच्छा चलो पहले इसको कर लें फिर उसको कर लें। वो बाद में करते हैं, आज टैक्स की करते हैं, फिर इसको करेंगे। ये इसमें जहाँ वहाँ चार्जेबल टू रिसीट पे से था ना, यहाँ है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाई ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर, 1 साल का, 1 साल अदर देन रेंट एग्जाम, हर एक में ये लिखा होगा अदर देन एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट वाला वो कॉलम दरमियान में वहाँ डालना है, एग्जाम्प्ट इसमें टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा। shall be chargeable tax in that year under the head income from property subject to subsection 3 rent means any amount received or receivable by owner of land। यहाँ लैंड भी पहले पुराने दौर में सारा बिल्डिंग होता था, तो अब लैंड का भी इसके अंदर आ सकता है। एंड बिल्डिंग एज ए कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ और राइट टू यूज ऑक्यूपाई द लैंड ऑफ बिल्डिंग एंड इंक्लूड एनी, अब इंक्लूड डिवाइस ऑफ डीमिंग है, include forfeited deposit paid under the contract for sale of land or building। क्लियर जी। अदरवाइज ये फोरफीट करना रेंट नहीं है, रेंट की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है, ठीक है ना। ये आपने फोरफीट किया तो ये गेन के रुमजे में तो आ सकता है, बिजनेस है तो बिजनेस वाले नहीं थी तो कैपिटल गेन में या अदर सोर्स में, यहाँ से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ इंक्लूड कर दिया गया है, कोई चार्जेबल रेंट इसको ट्रीट कर दिया तो यही चार्जेबल होगा। क्लियर जी। इससे पे बड़े बहुत से लोग करते हैं क्योंकि इसमें ये बड़ी बड़ी रियल एस्टेट वाले हैं, वो दे के 10% दे के इस पर, अदरवाइज तो बहुत हाई इनकम बनता है, तो इस पर वो चेक दे के क्रॉस चेक है 10% लेके चलो जी उसने फोरफीट कर लिया, तो इसमें ऐड करके कर दिया, तो बिजनेस इनकम में ज़्यादा परसेंटेज लगती है कंपनियों में, तो इसमें डाल लेते हैं। हैं अब तो नॉर्मल हो गया ना ये भी। हाँ अब तो नॉर्मल हो गया, यहाँ रेट तो और आएगा ना, टोटल में ऐड होगा, लेकिन इसमें पहले था ना कि इसमें कोई 10% का था, पहले सेपरेट हाँ। कम थे, अब तो नॉर्मल इसमें कोई 10% की डिडक्शन थी, कोई फोरफीटेड पे पहले कोई 10% की कोई डिडक्शन थी। मेरा ख्याल है कि शायद अलग अप्लाई चलो 12 उसमें जो भी विद होल्डिंग हुई पहले, हाँ एक टाइम में था बेनिफिशियल, हाँ कोई बेनिफिशियल था, अब हो सकता है ना हो, तो अब अकॉर्डिंगली उन्होंने फिर कर दिया, लोगों ने फ़ायदा उठाया। उसके बाद द सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी रेंट रिसीव्ड और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि अदर सोर्स है यहाँ से निकाल दी गई, वो निकाल दी। एंड सच रेंट शैल बी चार्ज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इधर वेयर अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द रेंट रिसीव बाय पर्सन फॉर द एमेनिटीज यूटिलिटी और अदर सोर्स कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग्स सच अमाउंट शैल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम। ये भी अगर यूटिलिटी वगैरह है उसका भी आपने रेंट ले लिया है, बिजली ये वो पानी वगैरह, तो वो उसी अदर होल में जाएगी। सबसे रेंट रिसीव्ड से बाई पर्सन लेस देन फेयर वैल्यू ऑफ द रेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड हैविंग ड्राइव फेयर वैल्यू ऑफ रेंट फॉर द प्रॉपर्टी। अगर आपने 10,000 शो किया है, एक्चुअल वहाँ रेंट की वैल्यू 15,000 20-30, तो वो 68 के तहत उसकी वैल्यूएशन करके फिर रेंट पे भी चार्ज कर सकता है। क्योंकि आजकल यूजुअली क्योंकि जो 7E आया है उसमें प्रॉपर्टी जो है उधर है तो आप 2,000 रेंट दे के डाल सकते हैं, तो डाल के तो उधर से 7E से निकल जाएगा उस एक्सक्लूजन में, तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो यहाँ फिर वो आप फेयर वैल्यू का कंसेप्ट आएगा। वैसे यूजुअली कम ही फेयर वैल्यू में रहते हैं, तो जितने बिजनेस में डाल लें एसेट या इधर डाल लें तो उसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। हाँ तो यहाँ उन पर भी रेंट, प्लाट जो है प्लाट में कोई झूले झाले लगा के तो बच्चों को दे दें, तो बहुत से लोगों ने दिए हुए, तो उसमें दे के तो आप अकॉर्डिंगली रेंट डाल सकते हैं, डाल के तो फिर क्योंकि इसमें लैंड भी है, पहले लैंड नहीं होती थी, अब लैंड भी हो सकती है। सबसे शैल नॉट अप्लाई वेयर फेयर रेंट इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द लेसी चार्जेबल टैक्स अंडर सैलरी। चले आगे, बस खत्म हो गए। इसके बाद डिडक्शंस है सर, इसमें पीछे वो जो वहाँ पे लैंड और बिल्डिंग, जी जी, जब हम कॉमनली कहते हैं कि लैंड का जमीन ग्राउंड एंड इसमें नहीं आता, तो अब उसको क्या किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे हम? क्योंकि पहले नहीं था, अब उन्होंने इधर भी लैंड देख दी है, लैंड और बिल्डिंग, क्योंकि अब रेट दोनों के नॉर्मल हो गए हैं। अब रेट नॉर्मल फ्रॉम अदर सोर्स, वो इधर ऐड करें या उधर ऐड करें, एक ही बात हो जाएगी, उधर ऐड करें या इधर ऐड करें, एक जैसा ही होगा। इसलिए ग्राउंड रेंट में अगर आप वो वर्ड देखिए कब ऐड हुआ है लैंड वाला, ये था ना
सारा सेक्शन तो नहीं रिप्लेस हुआ? नहीं नहीं, पहले प्रॉपर्टी के वर्ल्ड में जो था ना वो बिल्डिंग थी या कंस्ट्रक्टेड एटलीस्ट उनकी वॉल हो या जैसे स्विमिंग पूल है या इस तरह की चीज़ें हों तो वो वाली आती थी, प्लेन लैंड नहीं आती थी। तो अब क्योंकि वर्ल्ड सिंपली लैंड लिख दिया है तो उधर लिख दिया है ग्राउंड रेंट। ग्राउंड लैंड भी बाद दफ़ा ये होता है कि आपने लैंड किसी और की है, बिल्डिंग किसी और की है, तो उस सिचुएशन में फिर वो ग्राउंड लैंड आप दे रहे हैं तो वो सिचुएशन में आएगी। बिल्डिंग भी है, लैंड भी, लैंड किसी और की है, बिल्डिंग उस पर किसी और की है, तो आप बिल्डिंग वाला रेंट में आएगा, ग्राउंड रेंट आप दे रहे हैं तो वो जो ले रहा है ग्राउंड रेंट वो उधर आएगा। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग सेक्शन 39 में ऐसे समझ कि बिल्डिंग बाद दफ़ा और की है और लैंड किसी और की, लैंड आपने लीज पे ली है, ऊपर बिल्डिंग बना ली आपने। इसी के नीचे लाया 39। पेट्रोल पंप अक्सर ऐसे होते हैं कि बिल्डिंग लैंड आपकी होती है, होते आप स्ट्रक्चर आपके बनाई होती, जैसे प्लाजे भी होते हैं आपने यहाँ मैंने आपसे लिया हुआ, ये थर्ड वाला मेरा है, नीचे लैंड किसी और की। अब इसमें ये वाला एरिया जो है अब ग्राउंड रेंट जो वो अगर मैं ग्राउंड रेंट उसको देता हूँ, हाँ वो वही वाला है ना, लैंड बिल्डिंग इकट्ठी है, लैंड किसी और की बिल्डिंग और की, तो उस सिचुएशन में अगर सिंपल लैंड है या लैंड बिल्डिंग सेम है तो वो उस उधर आ जाएगी। अगर ग्राउंड रेंट मैंने लिया है उसके ऊपर कोई बिल्डिंग चीज बनी है तो फिर वो 39(1) में आ जाएगा जी। अगर मैं खाली देखिए ना, एक मेरी लैंड है ऊपर बिल्डिंग बनी किसी और की, अब मुझे वो रेंट देगा लैंड का या मुझे लैंड का देगा तो मेरा ग्राउंड रेंट होगा। ठीक, दो अगली सिचुएशन देख रहे हैं ना, एक तो ये हो गया कि रेंट किसी लैंड किसी और की, बिल्डिंग किसी और की, हाँ जी, दूसरी सिंपल ही लैंड है वो मैं किराए पे देता हूँ तो उधर आ जाएगी, उधर आएगी ना, जहाँ वो उधर आएगी। अच्छा, बिल्डिंग और लैंड दोनों इकट्ठियाँ एक ही हैं वो भी उधर है, ऐसे समझ। ठीक है, जहाँ लैंड और बिल्डिंग सेपरेट पार्टी की हो वहाँ वो ग्राउंड रेंट ट्रीट हो, वो सब लीज वाला आपने किराए पे लिए आपने आगे दे दिए तो वो भी फिर इधर आ जाए। हाँ, वो भी सारे और यूटिलिटी जो उधर से निकाली वो भी इधर। ठीक है, क्लियर हो गया। तीनों चीज़ें जो ग्राउंड रेंट भी, लैंड भी, बिल्डिंग भी, तो वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली और फोरफिटेड भी और वो भी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले एक्सपेंडिचर पे। डिडक्शन इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ ए पर्सन चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स। आज इसको मुकम्मल कर लेते हैं, इनकम बिजनेस बाद में करेंगे ताकि ये हमारे क्लियर हो कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है और किस तरह करना है। फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउ फॉर द एक्सपेंडिचर अलाउंसेज नेमली, नंबर 1 रिपेयर है, ये आपका अलाउंसेज है, ये अलाउंसेज मीन स्टैच्यूटरी बेनिफिट है, इवन यू हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर और नॉट, अगर आपने रिपेयर पे कम है, ज़्यादा है या कुछ भी नहीं आपने इनकर किया तो आपको ये आप अलाउंसेज 20% जो है 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल इन रिस्पेक्ट बिल्डिंग फॉर द टैक्स ईयर कंप्यूटर बिफोर डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन। तो इसमें आपने दो चीज़ें जो है ना, दो का रेंट वैसे तो तीनों का भी कर सकते हैं, एरियर वाला नहीं होगा, एरियर के बगैर जो है या वैकेंसी वाला नहीं होगा, तो बाकी आप रेंट कैलकुलेट करके तो उसका 20% जो है आपको अलाउंसेज होगा, आप लेस हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम पेड पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योरेंस बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क एंड डैमेज। अगर आपने इंश्योरेंस कराई है, फायर इंश्योरेंस है तो वो बिल्डिंग की प्रोटेक्शन के लिए, तो उसका जो प्रीमियम दिया है वो भी आपका डिडक्टेबल है। ये यहाँ सिर्फ बिल्डिंग का है, यहाँ लैंड वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए वहाँ लैंड बिल्डिंग है तो स्पेसिफिक वर्डिंग देखते जाएं, वो टोटल रेंट का ही है, उसमें जो रेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है आप सारों का क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है रेंट 20% ऑफ रेंट, तो रेंट जो भी डिफाइन करके जो आएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम आ गया, एनी लोकल रेट टैक्स चार्ज असेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और द रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी पेड पेबल बाय द पर्सन टू एनी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट इन द ईयर नॉट बीइंग टैक्स पेबल अंडर द ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स वाला नहीं, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड जो टैक्स होगा वो आपने सेस है, लोकल अथॉरिटी को है, प्रॉपर्टी वाले प्रॉपर्टी टैक्सेशन वाले, हाँ वो जो टाइटल के लिए प्रोटेक्शन के लिए पेएबल है या पेड है, दोनों इसमें अलाउबल। जैसे रिसीव और रिसीवेबल था, एक्सपेंडिचर के पेड और पेएबल दोनों अलाउबल।
म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स है, एक है कि पर बिजनेस लगेगा वो इधर नहीं आएगा, लेकिन एक है कि पर बिल्डिंग लगेगा। जो बिल्डिंग के कनेक्शन से, जो बिल्डिंग के कनेक्शन से होगा, लैंड बिल्डिंग के, वो वाला आएगा। प्रॉपर्टी कनेक्टेड जो होगा, प्रॉपर्टी का टैक्स जो होगा वो आएगा। एनी ग्राउंड रेंट पेड पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर इन सब, वही ग्राउंड आएगा। बिल्डिंग आपकी है तो ग्राउंड किसी और का है, वो आप उसमें देते हैं। एनी प्रॉफिट पेड, अगर आपने इन द ईयर आर मनी बारोड फ्रॉम द इंक्लूडिंग बाई वे टू क्वायर कंस्ट्रक्ट एक्सटेंड, आपने कंस्ट्रक्शन की है, को लोन लिया हुआ है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है या उससे, तो वो वाला या किसी और से लोन लिया उस पर जो मार्कअप होगा वो आपका अलाउ है। आगे where property has been acquired, constructed or extended by the person with the capital country, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस होगा तो उसमें हाउस बिल्डिंग में टोटल उसकी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल भी हो, भी वो इसके लिए इंसेंटिव देने के लिए दोनों उनका अलाउ होगा। पर्सन टू द कॉर्पोरेशन बैंक है, इसमें टोटल इंस्टॉलमेंट जैसे लीज इंस्टॉलमेंट नहीं होती, प्रिंसिपल भी और मार्कअप भी, लोन पे सिर्फ मार्कअप, तो यहाँ इंसेंटिव देने के लिए दोनों। वेयर प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज अदर कैपिटल चार्जेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन सच मॉर्टगेज कराई, गिरवी रख के आप दे उसका कोई मार्कअप दे रहे हैं तो वो वाला है। एनी एक्सपेंस नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ रेंट चार्जेस इंटरेस्ट प्रॉपर्टी फॉर द ईयर कंप्यूटर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस ऑन दिस पेड और पेड बाय द पर्सन होली एक्चुअली फॉर द पर्पस ड्राइविंग रेंट टू टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस जो है पहले 6% होता था, आप कम कर दिया, तो ये आपका इसकी कंप्यूटेशन का प्रोसीजर भी दे दिया कि किसका आपने 4% निकालना है। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और कलेक्शन चार्जेस जो हैं ये भी जो इनकर आपने किए होंगे वो होंगे, ये अलाउंसेज नहीं है, एक्सपेंडिचर हैं आपके। क्लियर जी। एनी एक्सपेंडिचर पेड आर पेएबल बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर लीगल सर्विसेज टू डिफेंड द पर्सन टाइटल। अगर आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जो आप कह रहे थे तो उसमें कोर्ट शोर्ट में तो उसके एक्सपेंडिचर हुए हैं तो वो भी अलाउबल है। ठीक है। टू द प्रॉपर्टी एंड सच सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन द कोर्ट। ठीक है भैया, अब आ वाली बात आ गई। तो उसके बाद वेयर देर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट अनपेड रेंट इन प्रॉपर्टी इज अलाउंसेस इक्वल टू अनपेड रेंट वेयर। अनपेड जितना आपका रेंट है तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंसेस या वैकेंसी अलाउंसेस कह लें, जब आपको अनरिकवरेबल जो है तो उसके लिए आपको ये कंडीशन फुलफिल करना होगी। द टेनेंसी वाज बोनाफाइडी द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, अ स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी। क्या आपने या तो स्टेप ले लिए हों या उसको वेकेट करा लिए, ये ना प्रॉपर्टी भी दी हुई है आपने तो आप कहें जी वैकेंसी अलाउंसेस दें या इनरिकवरेबल अमाउंट है, तो वो स्टेप आपने लिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, और भी कोई प्रॉपर्टी उसके पास ना हो, ये तो है एक और आपने दो और दी हो। ठीक है, तो वैसे कहें मेरा लड़ाई झगड़ा है तो प्रॉपर्टियाँ और भी दिए जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में स्टेप लिए हों, कोर्ट के एक्शन लिए हों, कोई प्रॉपर्टी ना हो और उसको वहाँ से आपने निकाल दिया, या एटलीस्ट स्टेप लिए हों कोर्ट से उसको निकालने वकेट करवाने के लिए। नेक्स्ट बेट दूसरा, that a person has taken or reasonable to institute legal या legal step जो है to recovery the unpaid rent or reasonable ground to believe that legal would be useless। या आप ले लिए हों या आप समझेंगे उससे फ़ायदा कोई नहीं होना, तो इसलिए अपना बचा लें अपने आप को, कहीं और केस ही ना कोई डाल दें। Unpaid rent has been included in the income of the person charged with unassigned income from property for the tax year in which rent was due and tax has been duly paid। पहले ऑलरेडी वो उसमें ऐड हुआ हो तो फिर आपका अलाउबल है, अगर रेंट ऐड ही नहीं हुआ तो फिर इसमें नहीं आप क्लेम कर सकते। कुछ जो अनपेड रेंट था वो अनपेड किसी से लेना था, रिसीवेबल था ना, दे चुका जी पहले उसमें टोटल में ऐड हुआ हो ना, रिसीव और रिसीवेबल में, फिर ये एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते। ऊपर आपने डाला ही ना हो तो इधर आप कहें ये एक्सपेंडिचर, फिर जो चार्जेबल किया हो या इंक्लूडेड हो उसका ही आप अलाउंसेस ले सकते हैं कि रिकवर नहीं होता, उधर चार्ज कर रहे हैं आप, इधर रिकवर नहीं होता तो लेस कर दें, तो जीरो बराबर कर दें ना। उसके वेयर अलाउड एज डिडक्शन अंडर क्लास 1 ऑफ सेक्शन होली एंड पार्शियली रिकवर्ड द अमाउंट रिकवर्ड शैल बी चार्जेबल टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड। जो मैंने पहले कहा था जी, आपने क्लेम कर लिया सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गया तो रिकवर हो गया तो फिर उसमें आप उसको ऐड कर लें।
where a person has been allowed deduction for an expense including driving rent and person has not paid the liability or part of liability to which deduction relate within 3 years of the end of the year in which deduction was allowed, the unpaid amount liability shall be chargeable under the income from property in the first year following the end of 3 years. जैसे 34 का 4-5 सेक्शन है कि आप कोई लाइबिलिटी 3 साल नहीं पे करते तो वो आपकी इनकम ट्रीट हो जाती है। इस तरह आपने डिडक्शन कर लिया, एक्चुअल आपने पे ही नहीं किया, तो चौथे साल 3 साल छोड़ दे, चौथे साल वो आपका फिर ऐड हो जाएगा। वेयर अनपेड लाइबिलिटी चार्जेड एज द रिजल्ट ऑफ, फिर अगर सब्सिक्वेंटली आपने ऐड कर लिया फिर आपने पे कर दिया तो फिर अलाउ लोग इसी साल में करेंगे, वहाँ भी ऐसे ही है। An expenditure allowed in a personal destination as a deduction shall not be allowed as a deduction income from personal charges under any, किसी और हेड में नहीं न, वो एक्सपेंडिचर इधर अलाउ किए तो किसी और में नहीं। आप कहें ये बिजनेस में अलाउ कर दें या अदर सोर्स में कर दें या गेन में कर दें, तो यहाँ अलाउ किए हैं तो किसी और जगह पे आपने वो एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करने। या टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में तो वहाँ से निकाल के इधर लाने या यहाँ से निकाल के उधर ले जाने तो फिर यहाँ नहीं क्लेम। The provision of section 21 shall apply in determining the deduction allowed to a person in the section in the same manner as determined of, वही उसमें डिसअलाउ होते हैं क्रॉस चेक ये वगैरह वगैरह उस तरह की, वो उसी तरह इधर है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन आंसर है तो ये आप ऐड कर देंगे। रेंट के हवाले से या जो आज अभी तक डिस्कस किए, इसमें कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, बाकी एक लेक्चर इस पे भी और करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर अकाउंटिंग मेथड, एडलेस एडिशन वाले, क्रेडिट, डिडक्शंस, ये वो फिर ऑनवर्ड सीक्वेंस से चलते रहेंगे। थैंक यू, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। कोई सवाल जी सैलरी और रेंट पे? चलो जी अगली दफा। इसमें रह गया एक सेक्शन सर, कौन सा 17 मुकम्मल हो इसमें गया? रह गया। नहीं वो 10% वाला पकड़ी वाला और वो कर ले जी, 17 करें जी, पूरा करें 17 पूरा करें, ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा सर। यही है ना बेटा, ये पकड़ी शगड़ी जो अनएडजस्टेबल रेंट होता है, जो 1/10 ऐड करना होता है, तो वो इसका पार्ट है। हाँ जी, वेयर ओनर ऑफ बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम द टेनेंट एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट पेबल बाय द टेनेंट, द अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज रेंट चार्ज ऑफ टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इन द टैक्स ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड एंड फॉलोइंग 9 ईयर इन इक्वल पोर्शन। तो जो अनएडजस्टेबल आपने पगड़ी या एडवांस ले लिया है, सिक्योरिटी ले ली है, तो उसको 1/10 डिवाइड करेंगे, तो 1/10 इस साल ऐड करेंगे, हर साल 1/10 ऐड करते देंगे, 10 सालों में उसको प्रोरेट करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे। आपने उसको ऑफर करना टैक्स के लिए। हाँ जी, टैक्स के लिए आपने ऑफर करना, ये नहीं कि सिक्योरिटी आई है अनएडजस्टेबल हो तो एंड पे आपने उसे पैसे लेने हैं वकेट करने के लिए या अदरवाइज, तो वो आपने उस वक्त एडजस्टमेंट होगी कितने पैसे जाने हैं या देने हैं, लेकिन फिलहाल उसको 1/10 आपने उसका चार्ज करना है। एडवांस रेंट ना हो, एडजस्टेबल ना हो, हाँ नॉन एडजस्टेबल हो, तो उस सिचुएशन में रेंट अमाउंट जो है पहले आपके पास है, आपके पास रहेगा, या फिर आप अगले को देंगे तो फिर उसको दे के उससे ले लेंगे, तो अगली सिचुएशन वो होगी। आपने 1/10 हर साल करना है, उसके बाद है सिक्योरिटी वाला है अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी। वेयर अमाउंट हियरन आफ्टर रेफर टू अर्लियर अमाउंट रेफर टू सब्सिक्वेंट इज रिफंडेड बाय द ओनर टू द टेनेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर, नो पोर्शन ऑफ अमाउंट शैल बी अलाउड to the tax year in which it is refunded or to any subsequent tax year except as provided in section 3। अगर आपने आगे टेनेंसी टर्मिनेट होगी वापस कर दिया, फिर अगले सालों में जो अगले सालों में रहता है वो ऐड नहीं करना। अब आगे आ जाए, वेयर सर्कमस्टेंस स्पेसिफिक सबसू अकर एंड द ओनर लेट आउट द बिल्डिंग और पार्ट देयर टू अनदर, किसी और को आप दे देते हैं, hereinafter refer to the succeeding tenant and receive from the succeeding tenant amount herein refer to as succeeding amount which is not adjustable, वही वाले unadjustable by the succeeding tenant, the succeeding amount as reduced by the portion of earlier amount as charged to tax। जो 1/10 है, अगर 3 सालों का है तो 30% आपने चार्ज कर दिया है, जो उससे पैसे लिए हैं उसमें वो 30% वाली अमाउंट लेस कर देंगे, बाकी को फिर 10% में, फिर 10 पे इसी तरह चलाते रहेंगे। चार्ज टू टैक्स शैल बी ट्रीटेड चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एज पैटर्न, तो ऑनवर्ड फिर वो रिमेनिंग अमाउंट को ऑनवर्ड चलाते जाएंगे। अब खत्म, थैंक यू वेरी मच। ये तो एक सेक्शन आपने बुला दिया, यही वाला
सर मैं इंतहाई मशकूर हूँ सर मंशा सखेरा साहब का। आज बड़ा खूबसूरत सैलरी के ऊपर, रेंट के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो हमारे इश्कालात हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, वो इससे आज ठीक होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर अब फिर बिज़नेस और बाकी जैसे सर ने कहा वो हम करेंगे। हम बड़े तसल्ली तहम्मुल से इसलिए इसको डिटेल कर रहे हैं कि ये एक एसेट है, ये एक लेक्चर्स जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारे लॉ के स्टूडेंट्स के बहुत काम आएंगे, और अकॉर्डिंगली ये इसको जितना डिटेल से किया जाएगा तो उतनी ही वो आने वाले सालों में उन दोस्तों के लिए, नए आने वालों के लिए इस प्रोफेशन के अंदर ये आसानी होगी कि वो इससे सीख सकें। आज के लिए इतना ही जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।